हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। एनसीईआरटी रीडिंग की क्लास है आपकी और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। और उसके अंदर जो चैप्टर करने वाले हैं पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर जो है आसान चैप्टर है, दो भागों में करेंगे इसको, ठीक है। एक भाग आज होगा इसका और एक भाग कल हो जाएगा, तो दो भागों में इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। एनसीईआरटी रीडिंग क्लास है तो आपको पता ही अपन एनसीईआरटी किस तरीके से करते हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अपन समझते हैं, ठीक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूं, डिस्क्रिप्शन में यार ऐप का लिंक दे रखा है, उसको डाउनलोड कर लेना भैया। हमारा क्या फायदा होगा उससे? यार फायदा ये होगा, फ्री टेस्ट आपको मिल जाएंगे, बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। फिजिक्स के अभी अपलोड होना स्टार्ट होंगे ना। उसके अलावा नोट्स मिल जाएंगे फ्री आपको, माइंड मैप भी अभी अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिस शीट आपको ये मिल जाएंगी। ये सारी चीजें आपको ऐप पे मिल जाएंगी। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। कब क्लास होनी, कब नहीं होनी, टेस्ट का शेड्यूल क्या रहेगा, टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा, वो सारी बातें बता रहेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो ये दोनों काम देख लेना। उसके अलावा लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, वो तो करोगे आप, ठीक है। और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन अपन करने वाले हैं। आ जाओ जी, समझते हैं, एक एक चीजों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में अपन दो चीजों की बात करेंगे। चैप्टर का जो नाम है वही दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है कि पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पादप की वृद्धि के बारे में पढ़ना है और उसका परिवर्धन, उसका डेवलपमेंट के बारे में अपन को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो वृद्धि वाला जो पोर्शन है वो इस चैप्टर में या इस लेक्चर में खत्म करेंगे और परिवर्धन अपन अगले लेक्चर में खत्म कर लेंगे। पहले समझते हैं वृद्धि है क्या, वृद्धि को समझते हैं। ग्रोथ किसको कहते हैं, वृद्धि किसको कहते हैं जब प्लांट्स की बात आती है। तो प्लांट्स के अंदर बात कर रहे हैं, अरे बोटनी क्लास है ना, तो प्लांट्स की बात हो रही है। प्लांट्स के अंदर जो वृद्धि है वो स्थायी होती है, स्थायी वृद्धि होती है। भाई कोई जो प्लांट है उसकी मान लो ग्रोथ हो गई, उसकी लंबाई मान लो 10 फुट का वो प्लांट हो गया, उसका लंबा हो गया 10 फुट हो गया ना, तो अपने आप वो 5 फुट का वापस हो जाएगा क्या? मुझे एक बात बताओ आप, कि हमने एक प्लांट लगाया, भैया लगा दिया, उसकी हाइट बढ़ गई 10 फुट, ठीक है। तो कल को हमने देखा वो 5 फुट का वापस हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। काट दोगे वो तो अलग बात है, अपने आप तो नहीं होगा ना। तो इनकी जो वृद्धि होती है वो स्थायी होती है ना, परमानेंट ग्रोथ होती है ना। तो वृद्धि कैसी होगी? स्थायी होती है। दूसरा पॉइंट कि अनिवर्त्य होती है, अनपलट होती है। अनपलट का मतलब कि एक बार बढ़ गई तो बढ़ गई वृद्धि, एक बार हो गई 10 फुट का हो गया प्लांट तो वो 10 फुट का हो गया, वापस 5 फुट का नहीं होगा, ठीक है। तो इनकी जो बढ़त है वो कैसी होती है? अनपलट होती है, ठीक है। अब बढ़त कैसे कैसे हो सकती है? आकार में वृद्धि हो सकती है, ठीक है, आयतन में वृद्धि हो सकती है और भार में वृद्धि हो सकती है। वापस सुनो ध्यान से, अपन पहले समझ रहे हैं वृद्धि है क्या। तो वृद्धि जो है प्लांट्स के अंदर वो स्थायी होती है, परमानेंट वृद्धि होती है, ठीक है। एक बार हो गई तो हो गई। अनपलट बढ़त होती है, ठीक है, एक बार बढ़ गई तो वापस उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब बढ़त किस किस में हो सकती है? आकार में अगर बढ़त हो गई, किसी कोशिका के आकार में, अगर कोशिका की बात करें पर किसी कोशिका पे आते हैं, तो किसी सेल या कोशिका के आकार में अगर बढ़त हो गई, उसकी में इंक्रीज हो गई वो, तो वो भी क्या है? एक वृद्धि है, ठीक है। किसी के आयतन में अगर वृद्धि हो गई तो वो भी क्या? एक प्रकार की वृद्धि है, ग्रोथ है। और किसी का अगर भार बढ़ गया तो वो भी क्या है? एक प्रकार की वृद्धि है। अपने अंदर की बात नहीं करेंगे अपन कि भाई आज तो मैं 70 किलो का हो गया और कल को मैं मान लो एक्सरसाइज कर लूं तो मैं 60 किलो का हो गया, ठीक है। तो ये अपने भार की बात यहां नहीं होगी, ठीक है। प्लांट्स क्या एक्सरसाइज नहीं करते ना, वो डाइटिंग करते, तो उनमें भार एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया बस, ठीक है। चलो, अब जो वृद्धि है वो किस पर निर्भर करेगी, ठीक है। वृद्धि जो है वो किस पर निर्भर करेगी? भाई एक बात बताओ, एक बात हो, हमारे अंदर वृद्धि किस पर निर्भर करती है? मान लो मेरा वजन बढ़ रहा है भाई, ठीक है, तो वो वजन बढ़ रहा है वो किस पर निर्भर करेगा? भैया आपकी मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करेगा, आपकी उपापचय पर निर्भर करेगा, आपकी उपापचय क्रिया किस प्रकार की है उस पर निर्भर करेगा, ठीक बात है। और उपापचय क्रिया जो है वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। उपापचय मेटाबॉलिज्म जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। क्या? एक एनाबॉलिज्म और एक होता है केटाबॉलिज्म। अपचय और उपचय, ये तो पता है बात, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि वृद्धि जो है वो उपापचय क्रियाओं से जुड़ी हुई होती है। मेरा वजन बढ़ रहा है, मैं मोटा हो रहा हूं, तो किसकी वजह से? उपापचय क्रियाओं की वजह से हो रहा हूं, ठीक बात है भैया।
अब उपापचयी जो क्रियाएं हैं, इनके अंदर दो क्रियाएं होती हैं, एक अपचय और एक उपचय, एक उपचय और एक अपचय। ठीक है, उपचय एनाबोलिज्म, अपचय केटाबोलिज्म। मतलब क्या हुआ इसका कि भाई मैं कुछ खा रहा हूं, खाना खा रहा हूं बहुत सारा, अगर मैं उतना ही काम कर रहा हूं, जितना मैं खाना खा रहा हूं उतना ही मैं काम कर रहा हूं, तो मेरा वजन बढ़ेगा क्या रे? अरे नहीं बढ़ेगा। जितना मैंने खाया उतनी ही मैंने एक्सरसाइज कर दी, काम कर दिया, इधर उधर भाग रहा हूं, तो मेरा वजन नहीं बढ़ेगा। भाई जितनी मैं कैलोरी खा रहा हूं उतनी मैं बर्न कर रहा हूं, ठीक है, नहीं बढ़ेगा वजन। मेरा वजन कब बढ़ेगा कि भाई मैं खा तो ज्यादा रहा हूं और काम कुछ कर नहीं रहा, तो क्या है यहां पर मेरा वजन बढ़ेगा। बिल्कुल बात ठीक कर रहे हो भैया, ठीक है। जब मैंने खाना खाया, ठीक है, खा लिया, तो यहां पर मेरे वजन बढ़ने के लिए जो कौन सी क्रिया निर्भर करेगी, कौन सी क्रिया जो है वो उसके लिए जिम्मेदार रहेगी, वो है आपकी उपचय। ठीक है, एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म जो है, एनाबोलिज्म उपचय क्रिया किसको कहते हैं? जो कुछ बनाएगी, ठीक है, तोड़ने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? खाना मैंने खाया उसको तोड़ेगी कौन? अपचय क्रिया। अगर अपचय क्रिया खाना को खाने को तोड़ने वाली, कि भाई मैं बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहा हूं तो खाना मेरा पच जाएगा, बढ़िया से पच जाएगा, तो क्या मेरे फेट वेट नहीं होगी, ठीक है, जो फेट जमा वो नहीं होगी, तो मेरा वजन नहीं बढ़ेगा। ठीक बात है। तो अगर मेरी तोड़ने वाली जो प्रोसेस है, जो अपचय है जो है मेरे शरीर की, वो अगर बढ़िया होगी तो मेरा वजन नहीं बढ़ेगा, और अगर उपचय ज्यादा होगी, अपचय कम होगी, तो यहां पर वजन बढ़ने वाला है। तो वृद्धि तभी होती है किसकी वजह से? उपापचय क्रियाओं की वजह से होती है, और उपापचय क्रियाओं में भी अपचय जब ज्यादा होगा ना, सॉरी अपचय बोलूं, उपचय जब ज्यादा होगा, अपचय और उपचय में उपचय जब ज्यादा होगा तब जाके वृद्धि होती है। अगर अपचय ज्यादा होगा तो वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल क्या है वृद्धि का? पत्ती का विस्तार। एक बार एक पत्ती, मान लो ये छोटी सी पत्ती थी बचपन में, और फिर ये पत्ती बड़ी हो गई, तो ये भी क्या एक प्रकार की वृद्धि है। ठीक है, तो ये वृद्धि क्या होती है समझ में आया होगा। चलो इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड मारते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। वृद्धि समझते हैं जी, वृद्धि क्या है? ठीक है, वृद्धि एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत एवं सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में जाना जाता है। कोई भी जीवित वस्तु है उसमें जो वृद्धि है, ठीक है, अपने अंदर भी अपन बात करते हैं ग्रोथ की, ठीक है, अपन भी जीवित हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी ग्रोथ की बात होती है। तो कोई भी जीवित वस्तु है उसके अंदर जो वृद्धि है वो सर्वाधिक आधारभूत है और सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में उसको जाना जाता है। वृद्धि क्या है? क्या है वृद्धि? अभी तो बताया मैंने आपको। वृद्धि को एक अवयव या अंग या इसके भाग, यहां तक कि एक कोशिका के आधार में अनिवर्त्य अनपलट स्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कि अपने पूरा शरीर में वृद्धि, शरीर के किसी अंग में वृद्धि, किसी अंग में बढ़त, अंग के किसी भाग में बढ़त, ठीक है, या फिर किसी कोशिका में बढ़त होना, वो भी क्या है? वृद्धि है। वापस बोल रहा हूं, पूरे शरीर में किसी कुछ बढ़ रहा है वो वृद्धि है, शरीर के किसी अंग में कुछ बढ़त हो रही है वो भी वृद्धि है, किसी अंग के किसी भाग में वृद्धि हो रही है वो भी बढ़त हो रही है, वो भी क्या वृद्धि है, और किसी कोशिका के अंदर अगर बढ़त हो रही है वो भी क्या है? वृद्धि है। ठीक बात है। चलो सामान्यतः वृद्धि उपापचय क्रियाएं, ठीक है, उपचय एवं अपचय दोनों से जुड़ा हुआ होता है। अगर उपचय क्रिया अधिक होगी तो आपका क्या है? वृद्धि अधिक होगी, और अगर अपचय क्रिया अधिक होगी तो वृद्धि कम होगी। ठीक है, इसलिए दोनों से जुड़ा हुआ है। जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होते हैं, इसलिए एक पत्ती का विस्तार वृद्धि है। ये मैंने आपको बताया एग्जाम्पल। आप एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालने से हुए फैलाव का विस्तार का वर्णन कैसे करेंगे? मान लो मैंने एक पानी की बाल्टी ली, यहां रख लेते हैं पानी की बाल्टी। ये मैंने एक पानी की ली बाल्टी, ले ली बाल्टी, इस बाल्टी में मैंने डाली क्या? एक लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी, कौन बोला लड़की? लड़की नहीं लकड़ी। इसमें मैंने एक डाल दी लकड़ी डाली, और अब ये लकड़ी थोड़ी पानी में डालेंगे तो फूल जाती है लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी, हाँ लकड़ी जो है वो फूल जाती है, फूल गई भैया। अब ये लकड़ी जो है वो फूली है पानी में डालने की वजह से, तो यहां पर जो है ये इसको वृद्धि बोलेंगे क्या? नहीं जी, ये वृद्धि नहीं है। ठीक है, इसको वृद्धि अपन नहीं कहेंगे। लकड़ी को पानी में डालने से वो फूल रही है, यहां पर एनसीईआरटी लिखती भी है, ठीक है, तो इसको अपन वृद्धि नहीं कहते हैं, है ना। देखो एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालने से हुए फैलाव का विस्तार या वर्णन कैसे करेंगे? उसको वृद्धि नहीं कहेंगे। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। वृद्धि जो वो माप योग्य है, वृद्धि जो है वो क्या है? माप योग्य है। कोई वृद्धि हो रही है तो उसको माप सकते हो। ठीक है, अरे भाई खाया हुआ छुप सकता है क्या?
ठीक है, खाया हुआ नहीं छुप सकता। ठीक है, आप अगर खा रहे हो तो वो खाया हुआ कभी नहीं छुपेगा। अगर आपने ढंग से खाया है तो वो बाहर दिखेगा सबको, भाई मोटा हो रहा है, पेट निकल रहा है इसके, मतलब खा रहा है लड़का। ठीक है, तो खाया हुआ छुप नहीं सकता। मतलब क्या है, वृद्धि अगर हो रही है तो वो माप योग्य है, सीधी सी बात है। अगर किसी में ग्रोथ हो रही है तो वो दिखेगी, उसका अपन माप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर लेकिन अगर कोशिका स्तर की अपन बात करें ना, मैंने कहा कि वृद्धि जो है वो माप योग्य है, वृद्धि को आप माप सकते हो, उसका मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक बात है, पर किसी की हाइट बढ़ रही है, माप सकते हो नहीं माप सकते? माप सकते हैं भैया। किसी का वजन बढ़ रहा है, माप सकते हो नहीं माप सकते? माप सकते हो। और कोई कोशिका विभाजित हो रही है, ठीक है, विभाजित हो रही है तो एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से चार कोशिका, ऐसे 8 कोशिका ऐसे बन रही हैं, तो उन कोशिकाओं की गिन सकते हो या नहीं गिन सकते? संख्या गिन सकते हो, बिल्कुल भी गिन सकते हो, तो माप योग्य है, योग्य। लेकिन जब अपन कोशिका स्तर पर आते हैं ना, कोशिका स्तर की जब अपन बात करते हैं और कोशिका के अंदर मान लो ये कोशिका है, इसकी बाहर ये क्या है, शलवोल कोशिका भित्ति है, इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबको पता है ये बात। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा हुआ है? प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, जीव द्रव्य भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जीव द्रव्य भरा हुआ है, बिल्कुल भैया ठीक बात है, जीव द्रव्य भरा हुआ। अब ये जीव द्रव्य में अगर हुई वृद्धि, ठीक है, ये कोशिका है, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या है? जीव द्रव्य भरा हुआ। मैं कह रहा हूं इस जीव द्रव्य के अंदर क्या हुई? वृद्धि हुई, इसके अंदर क्या हुई? बढ़त हुई। ये जीव द्रव्य बढ़ गया, बिल्कुल भैया बढ़ गया। और ये जीव द्रव्य बढ़कर कुछ ऐसा दिखाई देने लग गया, इतना बढ़ गया। ठीक है, तो ये क्या है, वृद्धि है या नहीं है? बिल्कुल भैया वृद्धि तो है ये। ठीक है, मैंने कहा एक कोशिका हमने ली और उस कोशिका के अंदर हमने जीव द्रव्य देखा, कुछ टाइम बाद में उसका जीव द्रव्य जो बढ़ गया, बिल्कुल भैया ये तो ये क्या है, वृद्धि है क्या? बिल्कुल भैया वृद्धि है यहां पे। ठीक है, लेकिन इस वृद्धि को अपन माप नहीं सकते। ये जो यहां पर बढ़त हुई है ना जीव द्रव्य की, इसको मापना इतना आसान नहीं है। ठीक है, जब कोशिका स्तर की बात करते हैं, जीव द्रव्य मात्रा में बढ़त वृद्धि का परिणाम है। ठीक है, जीव द्रव्य में की जो मात्रा बढ़ी है यहां पर, ठीक है, वो क्या है, वृद्धि ही है। लेकिन जीव द्रव्य मात्रा को मापना कठिन होता है, आसान बात नहीं होती। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, वृद्धि जो है वो मापन योग्य है, माप सकते हो आप उसको। लेकिन जब अपन कोशिका स्तर पर आते हैं और उसके जीव द्रव्य मात्रा की बात करते हैं और जीव द्रव्य मात्रा में बढ़त की जब बात करते हैं, तो वो वृद्धि तो है, लेकिन उसको, उस वृद्धि को मापना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक, चलो, तो अब जिनको अपन माप सकते हैं, ये तो देखो है, वृद्धि तो है, ये देखो वृद्धि तो है जीव द्रव्य मात्रा, लेकिन इसको मापना थोड़ा कठिन है। अब मापने वाले की बात कर लेते हैं, जिनको अपन माप सकते हैं। कठिन की बात कर ली, अब किसको माप सकते हैं उसके बात कर लेते हैं। पहला, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि। अगर किसी कोशिका के आकार में अगर वृद्धि हो रही है तो उसको अपन माप सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, तरबूज। ठीक है, तो कोशिका के आकार में वृद्धि का एग्जाम्पल क्या है? कोशिकाओं का आकार बढ़ रहा है, उसका एग्जाम्पल क्या है? तरबूज। कैसे है? देखो, तरबूज की जो कोशिकाएं हैं उनका आकार 3,50,000 गुना तक बढ़ जाता है। कोशिका, किसकी कोशिका? तरबूज की कोशिका 3.5 लाख गुना तक क्या है, बढ़ जाता है उसकी कोशिकाओं का आकार। एग्जाम में आया हुआ है, वापस आ सकता है, इसलिए ये लाइन आपको एससी की एससी याद होनी चाहिए। इस चैप्टर से, देखो मैं आपको पहले बता रहा हूं, इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आएंगे वो स्टेटमेंट वाले, एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइंस उठकर आएंगी। ठीक है, तो फोकस्ड रहना एनसीईआरटी पर ही। ठीक है, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं, जितना रिवाइज कर सको एनसीईआरटी को रिवाइज कर लेना। ठीक है, और इस प्लांट फिजियोलॉजी से 2 चैप्टर डिलीट भी हो गए हैं, तो 2 चैप्टर डिलीट होने का मतलब क्या है, जो 3 चैप्टर बाकी बचे उनमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस हैं। तो यहां से क्या है, आपको ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो एनसीईआरटी पे थोड़ा सा फोकस्ड रहना यार। तो मैं कह रहा हूं कि कोशिकाओं के आकार में वृद्धि, एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका? तरबूज। तरबूज की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, तरबूज की जो कोशिकाएं हैं उनका आकार 3.5 लाख गुना तक बढ़ जाता है। ठीक बात है, फिर आगे अपन बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ये अपन ने पहली देख ली, क्या पढ़ रहे थे अपन? वृद्धि माप योग्य है। उसके अंदर पहला अपन ने क्या देखा? कोशिकाओं के आकार में वृद्धि। ठीक है, दूसरा है ताजी भार और शुष्क भार में वृद्धि। प्लांट्स के अंदर उनका फ्रेश वेट और ड्राई वेट जो है, ताजा भार और शुष्क भार जो है उसमें वृद्धि हो रही है, उसको भी अपन माप सकते हैं। एक बार थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूं, ताजा भार और शुष्क भार क्या है। प्लांट जो है, प्लांट है भैया, उसके अंदर पानी की मात्रा भी है, पानी की मात्रा तो होगी। ठीक है, अगर मैं प्लांट का भार देखूं, किसी भी चीज का भार देखूं और उसमें पानी की मात्रा है, जल की मात्रा उसके अंदर है, और फिर मैं उसका भार देख रहा हूं, तो वो है आपका ताजा भार है। कैसा भार है? ताजा भार। और अगर उसमें से पानी की मात्रा मैं निकाल दूं, कोई चीज है मेरे पास, उसमें मैंने पानी की मात्रा पूरी निकाल दी, अब जो मेरे पास जो सूखी शुष्क जो अवस्था में जो चीज है उसका मैं भार देखूं, तो वो क्या होता है? उसका शुष्क भार होता है। ठीक है, चलो, लंबाई में बढ़त हो रही है।
लंबाई में बढ़त हो रही है, माप सकते हैं नहीं माप सकते भैया? बिल्कुल माप सकते हैं, ये तो है ना। अरे बढ़त हो रही लंबाई में तो माप सकते हैं ना। तो इसका एग्जांपल आपको याद रखना, प्रागनलिका, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। प्रागनलिका की लंबाई, प्रागनलिका बनती है, अरे याद है क्या, प्रागनलिका, परागकण आता है, ठीक है, और फिर वो आप आकर जो स्टिग्मा उस पर लैंड करता है, वर्तिकाग्र पर क्या करता है, लैंड करता है, याद है 12वीं क्लास के अंदर, उस पर लैंड करेगा और परागकण जो क्या बनाएगा, परागनलिका बनाता है, याद है। हाँ, तो परागनलिका की लंबाई बढ़ रही है, तो उसका यहां पर एग्जाम्पल हो सकता है ना, लंबाई भी बढ़त हो रही है। चौथा क्या है अपना, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बढ़त। पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी बढ़त हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें यहां पर, तो यहां पर पत्ती बना लेते हैं। एक पत्ती थी, पहले वो ऐसी थी और बाद में वो मान लो ऐसी हो गई। ये तो पत्ती का शेप ही बिगाड़ दिया मैंने पूरा। कोशिश करते हैं इस बार बन जाएगी तो। ओहो, ठीक है, ये देखो थोड़ी बड़ी हो गई। पहले पत्ती छोटी, ठीक है, इसका जो पृष्ठ क्षेत्र था, सरफेस एरिया जो था वो कम था। अब क्या होगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है, ये भी क्या है, मापन योग्य है, वृद्धि है ना यार। अरे पहले पत्ती की जो आपका सरफेस एरिया था, जो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल था, वो कितना था, इतना था। अब क्या हो गया, इतना हो गया। तो इसको माप सकते हो नहीं माप सकते, माप योग्य है ना, बिल्कुल भैया, वृद्धि तो है ये और माप भी सकते हैं इसको। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बढ़त का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पृष्ठाधार पत्ती की वृद्धि, ठीक है, जो पत्ती है उसके सरफेस एरिया का बढ़ना, ठीक है, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। किसी के आयतन में बढ़त हो रहा है, वॉल्यूम में, आयतन में बढ़त हो रहा है, तो उसको भी आप माप सकते हो। छठवां, आपके कोशिका संख्या में अगर बढ़त हो रहा है, कोशिका संख्या में अगर बढ़त हो रही है तो उसको भी माप सकते हो। अरे कोशिका, पहले एक कोशिका थी, अब 4 कोशिका हो गई, देख सकते माप सकते हो ना, बिल्कुल भी माप सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, मक्का, ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल क्या है, मक्का। मक्का क्यों एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। मक्का की जो मूल शिखागर विभजोतक है, रूट एपिकल मेरिस्टम जो है, क्या होता है रूट एपिकल मेरिस्टम, इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे 6वें चैप्टर के अंदर, है ना। अभी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, आ जाओ जी। ये जमीन है, ठीक है, और ऊपर मैं लगा देता हूं मक्का का प्लांट। ये मक्का का प्लांट है और जमीन में क्या है, इसकी जड़ें हैं, ठीक है, जड़ें हैं बिल्कुल। अब आ जाओ नीचे एकदम से। ये जो जड़ें हैं, इनके इस वाले भाग में, जड़ों के इस वाले बिल्कुल टिप वाले भाग में ना, जो ऊपर वाला भाग है, जो शिखर वाला भाग है ना, उसमें क्या होती हैं, विभजोतक उत्तक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। वापस सुनो ध्यान से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां होते हैं, यहां होते हैं जी, ठीक है। जड़ों की बात करें, मूल की जब बात करें, जड़ों को मूल कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जब मूल की बात करें तो इनके जो टिप है वहां पर क्या है, विभजोतक उत्तक है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक। तो मूल जड़ों को कहते हैं, शिखागर मतलब इनकी टिप जो शिखर पर है, शिखागर, ठीक है, टिप, ठीक है, और मेरी जो विभजोतक उत्तक, ठीक है। तो मक्का के मूल शिखागर विभजोतक रूट एपिकल मेरिस्टम के अंदर 17,500 नई कोशिकाएं प्रति घंटा नई बनती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, यहां पर देखो कोशिका संख्या में बढ़त की बात कर रहे हैं अपन। एग्जाम्पल मैंने बताया मक्का, और मक्का की रूट एपिकल मेरिस्टम मूल शिखागर विभजोतक की कोशिकाएं जो हैं वो प्रति घंटा 17,500 नई कोशिकाएं जोड़ती हैं, नई कोशिकाएं बनाती हैं। अब ये आपको याद रखना है, तो मक्का वाला एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, तरबूज वाला एग्जांपल आपको याद रहना चाहिए, परागनलिका, पृष्ठधार पत्ती, ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी के आपको याद होने चाहिए। चलो इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसको एक बार मैं छोड़ रहा हूं, पहले आगे वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक करूंगा, फिर अपन वापस ये वाला पढ़ेंगे ना, छोड़ नहीं रहा है। वृद्धि माप योग्य है, बिल्कुल ठीक बात है, अभी बताया मैंने आपको। कोशिका स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीवद्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिणाम है, ये मैंने आपको बताया ही, ठीक है। क्योंकि जीवद्रव्य की वृद्धि को सीधे मापना कठिन है, ठीक है, सीधे मापना तो कठिन होता है, ठीक है। अतः कुछ दूसरी मात्राओं का मापा जाता है, लेकिन दूसरी कुछ मात्राएं हो उनको अपन माप सकते हैं, ठीक है, जो कम या ज्यादा इसी के अनुपात में होता है, ठीक है, और उनको अपन माप सकते हैं, और वो कम या ज्यादा इसी के अनुपात में अपन को मिलेगा, तो अपन उनके अकॉर्डिंग इसका आइडिया लगा लेंगे। इसलिए वृद्धि को विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता है। कुछ एक मापदंड ये है, ताजी भार वृद्धि, शुष्क भार, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा कोशिकाओं की संख्या आदि, ये अपन अभी देखा ही, ठीक है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक मक्के की मूल शिखागर विभजोतक, मूल शिखागर
विभज्योतक अभी बताया, हमने आपको बताया प्रति घंटे 17,500 या अधिक, 17,500 तो आपको याद रखना, ये 17,500 या अधिक नई कोशिकाएं पैदा हो सकती हैं प्रति घंटे, ठीक है। जबकि एक तरबूज में कोशिकाओं की आकार, जब अपन तरबूज की बात करें तो तरबूज में कोशिकाओं के आकार में वृद्धि 3.5 लाख गुना तक हो सकती है, ठीक है। तरबूज में 3.5 लाख गुना तक इसकी आकार की, ठीक है, संख्या अगर वहां पर कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है, कंफ्यूज क्या करेगा वो कि इस तरबूज के अंदर बोल देगा कि 3.5 लाख गुना इसकी संख्या बढ़ रही है कोशिकाओं की, तब गलत हो जाएगा वहां पे। 3.5 लाख गुना आकार में वृद्धि होती है, ठीक है। और मक्का के अंदर जो मूल शिखागर विभज्योतक है, इनकी कोशिकाएं प्रति घंटा 17,500 नई कोशिकाएं ऐड कर लेती हैं, ठीक है। पहले वाले उदाहरण में वृद्धि को कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के रूप में व्यक्त किया है। पहले वाला एग्जांपल कौन सा, मक्का वाला। मक्का वाले में क्या किया है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि बताई है, और जबकि बाद वाले में कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी। बाद वाला कौन सा है, तरबूज वाला ना, तो उसमें कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी बताई है। एक परागनलिका की वृद्धि, परागनलिका का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, लंबाई में बढ़त का एग्जांपल है, ठीक है। जबकि पृष्ठाधार पत्ती की वृद्धि को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में बढ़ाया, पत्ती वाला मैंने एग्जांपल बताया आपको, ठीक है। तो ये यहां पर हो गया अपना यहां तक। अब एक ग्रोथ होती है ऑक्जेटिक ग्रोथ, एक ग्रोथ होती है ऑक्जेटिक ग्रोथ, एक प्रकार की वृद्धि, सहायक वृद्धि कहते हैं इसको। सहायक वृद्धि या फिर ऑक्जेटिक ग्रोथ क्या होती है, ये मैंने आपको बताया कि कोई भी वृद्धि है उसके अंदर कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वो वृद्धि है, बिल्कुल ही आपने कहा था। आकार में वृद्धि हो रही है, वो भी आकार बढ़ रहा है, वो भी वृद्धि है। और पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ रहा है, वो भी क्या वृद्धि है। आयतन बढ़ रहा है, वो भी वृद्धि है। ये तो क्या होगी, वृद्धि। लेकिन ये ऑक्जेटिक ग्रोथ क्या होती है, मैं कह रहा हूं ऑक्जेटिक ग्रोथ वृद्धि ही होती है, बस एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस, यहां पर कोशिका संख्या में बढ़त को वृद्धि नहीं माना जाता, ठीक है। जो आपकी वृद्धि होती है उसके अंदर कोशिका की संख्या बढ़ रही है, वृद्धि है जी। कोशिका का आकार बढ़ रहा है, वृद्धि है। आयतन बढ़ रहा है, वृद्धि है। पृष्ठ क्षेत्र बढ़ रहा है, वृद्धि है। लेकिन ऑक्जेटिक ग्रोथ की जब बात होती है ना, सहायक वृद्धि की बात होती है, तो इसके अंदर कोशिका संख्या में अगर बढ़त हो रही तो उसको वृद्धि नहीं माना जाता, यहां पर इसको नहीं माना जाता। बाकी ये कोशिका आकार में वृद्धि होना, बढ़ना, ये वृद्धि है। पृष्ठ क्षेत्र बढ़ना, ये भी वृद्धि है। और आयतन बढ़ना, ये भी क्या वृद्धि है, ठीक है। थोड़ा सा याद रख लेना। चलो पादप वृद्धि के गुण के बारे में बात करते हैं। पादप वृद्धि के क्या क्या गुण है उनके बारे में बात करते हैं। पहला गुण क्या है, पादप वृद्धि के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। पादप वृद्धि आप समझ गए, अब इसके गुण क्या क्या है उनके बारे में थोड़ी सी एक मिनट चर्चा कर लेते हैं। एक मिनट दीजिए बस। हाँ, पहला गुण क्या है, पादप वृद्धि जो है वो खुले प्रकार की होती है। पादपों के अंदर जो वृद्धि हो रही है वो कैसी है, खुले प्रकार की वृद्धि है। भैया खुले प्रकार की वृद्धि से क्या मतलब है, खुले प्रकार की वृद्धि से मतलब है कि ये हमेशा नई कोशिकाओं को ऐड करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। हमेशा नई कोशिकाएं जोड़ी जाती हैं इनमें, ना। वापस सुनो, मैं कह रहा हूं कि पादप वृद्धि के गुणों की बात कर रहे हैं। पहला गुण मेरे को समझ में आया कि पादप वृद्धि कैसी है, खुले प्रकार की होती है, ओपन टाइप होती है। ओपन टाइप से क्या मतलब है, खुले प्रकार से क्या मतलब है कि हमेशा पादपों के अंदर नई कोशिकाएं जोड़ी जाती हैं, ठीक बात है। फिर अगले प्रकार की जो वृद्धि है वो कौन सी है, पादप वृद्धि स्थानीयकृत होती है। पादप वृद्धि कैसी होती है, स्थानीयकृत होती है। मतलब कि हर जगह पादप वृद्धि नहीं होगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा भाई। स्थानीयकृत का मतलब बताऊं आपको कि एक स्थान पर ही होगी, है ना। समझाता हूं अभी। जैसे एक मैं पढ़ा देता हूं, ट्री, ठीक है। ये छोटा सा पेड़ है, ठीक है, छोटा सा है, ठीक है, अभी बड़ा होगा ना, प्लांट है अभी पौधा है छोटा सा, अभी बड़ा होगा ये ना। और मैंने इसके तने के अंदर क्या किया, एक कील ठोक दी। मैंने इसके तने के अंदर क्या ठोक दी, एक कील इसके तने के अंदर ठोक दी भैया। अब मुझे आप एक बात बताओ, मैंने अगर ये कील यहां पर ठोकी है, ठीक है, और कल को ये बहुत बड़ा क्या बन गया, पेड़ बन गया, तो क्या ये कील यही रहेगी या इससे ऊपर कील मुझे देखने के लिए मिलेगी? ये जब लंबा हो जाएगा पूरा पेड़ बन जाएगा, अभी इसकी साइज छोटी है, कल को ये बड़ा हो जाएगा ये पेड़, तो क्या इसके कील जो है मैंने यहां ठोकी थी वो क्या यहां पहुंच जाएगी क्या लंबा होने पर? नहीं, ये यही रहेगी। क्यों भैया? क्योंकि वृद्धि जो है वो यहां से हो ही नहीं रही, इसकी लंबाई जो है अब यहां से नहीं बढ़ेगी। कहां बढ़ रही है? ऊपर वाली जगह से बढ़ रही है, जहां पर विभज्योतक उत्तक पाया जाता है वहां से वृद्धि होती है, ठीक है। तो जो
पादप वर्दी है वो स्थानीयकृत होती है, एक मतलब कुछ जगहों पर सीमित होती है, ऐसा नहीं हर जगह वर्दी होगी ना। हाँ, तो केवल विभजोतक क्षेत्र तक ही सीमित होती है। जो पादपों के अंदर वर्दी वो केवल विभजोतक जो क्षेत्र है वही होगी, है ना। और विभजोतक क्षेत्र कहां होते हैं? टिप्स पर होते हैं। कहां होते हैं? टिप्स पर। या तो मूल शिखागर आपके जो विभजोतक है वहां होंगे, या फिर आपके शूट एपिकल मेरिस्टम के अंदर होंगे, ठीक है, ऊपर वाले ना तने के अंदर, ऊपर वाली साइड में, यहां पर, है ना। चलो, तीसरा जो है आपका वो क्या है? पादप वर्दी। तीसरा गुण क्या है? पादप वर्दी अंगों की संख्या बढ़ती है ना। पादपों के अंदर भैया अंगों की संख्या बढ़ती रहती है ना। पादपों के अंदर अंगों की संख्या बढ़ती रहती है। अरे हमारे अंदर बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर मान लो जितने हाथ हैं, जितने पैर हैं, एक बार हो गए उतने ही रहेंगे ना। ऐसा थोड़ी देंगे भाई बचपन के अंदर तो 2 हाथ थे इसके, जैसे जैसे बड़ा हुआ है 5वीं क्लास के अंदर तीसरा हाथ आ गया था, और 12वीं के अंदर आते हैं तो 4 हाथ हो गए थे। ऐसा होता क्या? नहीं होता, ठीक है। तो एक जितने अंग होते हैं उतने फिक्स होते हैं एनिमल्स के अंदर तो, लेकिन मतलब बचपन के अंदर एक बार आ गए तो फिर उतने ही रहेंगे ना। लेकिन यहां पर प्लांट्स के अंदर जो है वो अंगों की संख्या बढ़ती रहती है, ठीक है। डालियों की बात करें भाई, इनके अंदर डालियां जो होती है, शाखाएं जो होती हैं, उनकी संख्या बढ़ती रहती है प्लांट्स के अंदर तो। अरे बढ़ती है, नहीं बढ़ती? शुरू में क्या है, यहां से ऐसे प्लांट जो है वो ऐसे स्टार्ट होता है, शुरू में बिल्कुल सीधा था ना, ठीक है। उसके बाद में इसकी डालियां कितनी सारी हो जाती हैं, ठीक है। तो इनके अंदर अंगों की संख्या बढ़ती रहती है। चलो, चौथा जो गुण है पादपों का, पादप वर्दी का, वो पादप वर्दी असीमित होती है। पादप वर्दी कैसी होती है? असीमित होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है इनके अंदर, है ना। जीवन भर होती रहती है पादप वर्दी जो है वो, जीवन भर होती रहती है। एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा, फिर इसको अपन थोड़ा सा आगे और लेके चलेंगे। पादप वर्दी के गुण मैंने आपको बताए। पहला गुण मैंने आपको बताया, पादप वर्दी खुले प्रकार की होती है, हमेशा नई कोशिकाएं जोड़ी जाती हैं, ठीक है भैया। पादप वर्दी स्थानीयकृत होती है, केवल विभजोतक क्षेत्र तक ही सीमित होती है, ठीक है। पादप वर्दी अंगों की संख्या बढ़ती है। पादप वर्दी में क्या होती है? अंगों की संख्या बढ़ती है। पादप वर्दी असीमित होती है, जीवन भर होती रहती है। अब ये पादप वर्दी असीमित किसकी वजह से होती है? विभजोतक उत्तक की वजह से होती है। किसकी वजह से? विभजोतक की वजह से, मेरिस्टम की वजह से होती है। अभी विभजोतक उत्तक क्या है? ये एक प्रकार का उत्तक है जो हमेशा क्या है, इसका विभाजन होता रहता है इसके अंदर ना, हमेशा विभाजित होता रहता है। इसको अपन डिटेल में कहां पढ़ेंगे? 6वें चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले टिश्यूज को, है ना, प्लांट्स के। विभजोतक उत्तक मेरिस्टम। 1 मिनट दीजिए मुझे, जस्ट ए मिनट। किसको चैन नहीं है? सॉरी। ठीक, जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से है? जो विभजोतक उत्तक है, जो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है? विभजोतक उत्तक की वजह से होती है, मेरिस्टम टिश्यू की वजह से होती है। अब जो विभजोतक है वो 2 प्रकार का है जी। विभजोतक 2 प्रकार का है, प्राथमिक विभजोतक और द्वितीयक विभजोतक। एक एक को समझते हैं। पहले बात करते हैं प्राथमिक विभजोतक की। तो प्राथमिक विभजोतक जो है प्लांट्स के अंदर कब आता है? प्लांट्स के अंदर, ये प्लांट की जब उत्पत्ति होती है उसी समय से प्राथमिक विभजोतक उसके अंदर होता है। प्लांट्स की जब उत्पत्ति होती है उसी टाइम से उनके अंदर क्या होता है? प्राथमिक विभजोतक होता है। ठीक बात है भैया। यह प्राथमिक विभजोतक एक बीजपत्री के अंदर भी पाया जाएगा और द्विबीजपत्री के अंदर भी पाया जाएगा। चाहे वो मोनोकोट प्लांट हो, एक बीजपत्री पौधा हो, चाहे वो द्विबीजपत्री पौधा हो, दोनों प्रकार के पौधों के अंदर प्राथमिक विभजोतक पाया जाएगा। प्राथमिक विभजोतक लंबाई में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट की लंबाई बढ़ रही है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्राथमिक विभजोतक जो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मूल शिखागर विभजोतक, जो मूल शिखागर विभजोतक अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मूल जो है जड़ों की जो टिप पर जो विभजोतक लगा होगा। अरे जड़ों की नीचे गहराई में जाती है ना, प्लांट है उसकी जड़ें नीचे गहराई में जाती रहती हैं, है ना, लंबी होती रहती है जड़ें। किसकी वजह से हो रही हैं? इसी मूल शिखागर विभजोतक की वजह से ये लंबाई बढ़ाता है। किसकी? जड़ों की लंबाई बढ़ा रहा है। पर रो है शिखागर विभजोतक। ये क्या है? ये सूट की ऊपर जो प्लांट है ऊपर लंबाई बढ़ रही है, जमीन से ऊपर लंबाई बढ़ रही है प्लांट की, वो किसकी वजह से? इसी की वजह से। पर रो है शिखागर विभजोतक, सूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल हो गए इसके प्राथमिक विभजोतक के। अब बात करते हैं द्वितीयक विभजोतक की बात करते हैं। तो ये बाद में बनते हैं। देखो, प्राथमिक विभजोतक पौधों की उत्पत्ति से उनके अंदर होते हैं, लेकिन द्वितीयक विभजोतक है ये बाद में बनते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, सिर्फ द्विबीजपत्री पौधे में होते हैं, जबकि प्राथमिक विभजोतक जो था वो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में था, और द्वितीयक विभजोतक जो है वो सिर्फ द्विबीजपत्री पौधों में होता है। चौड़ाई में
वृद्धि होती है इसके अंदर, है ना। जो द्वितीयक विभजोतक है वो प्लांट की चौड़ाई बढ़ाता है। आपने देखा होगा प्लांट जब छोटा सा अपन लगाते हैं, कोई भी पेड़ लगाते हैं, तो वो छोटा सा पौधा होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी देखो जो आपकी जो तना होता है उसकी चौड़ाई कितनी बढ़ जाती है। तो किसकी वजह से? द्वितीयक विभजोतक की वजह से। तो आपका जो प्राथमिक विभजोतक है ये लंबाई बढ़ाने का काम करता है और प्लांट की चौड़ाई जो है वो द्वितीयक विभजोतक है ये बढ़ाता है, ठीक है। और जो चौड़ाई में वृद्धि है कैसी प्रकार की वृद्धि है? द्वितीयक वृद्धि कहते हैं इसको, ना। एग्जांपल की बात करें तो संवहनी कैम्बियम और कोकेम्बियम। अब ये संवहनी कैम्बियम और कोकेम्बियम क्या है इनको अपन डिटेल में करेंगे 6वें चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलो एक बार मैं वापस इनको रिपीट कर देता हूं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। विभजोतक की वजह से असीमित ग्रोथ हो रही है प्लांट्स के अंदर, और दो प्रकार के मैंने आपको बताया कि विभजोतक होते हैं। एक आपका प्राथमिक विभजोतक होता है, एक द्वितीयक विभजोतक होता है। प्राथमिक विभजोतक जो है वो प्लांट्स के अंदर उत्पत्ति जब होती प्लांट्स की उसी टाइम से उनके अंदर होता है, और ये एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री हो दोनों के अंदर होगा, ठीक बात है भैया। लंबाई के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट्स की लंबाई बढ़ रही है तो उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक बात है। और ये एग्जांपल क्या बताया मैंने? मूल शिखागर इसकी विभजोतक और पररो है शिखागर विभजोतक। फिर अपन चलते हैं किसकी तरफ? द्वितीयक विभजोतक की तरफ। ये बाद में बनते हैं ना, उत्पत्ति के समय पर ये नहीं होते, बाद में बनते हैं। सिर्फ ये द्विबीजपत्री जो पौधे हैं उनके अंदर पाए जाते हैं और ये चौड़ाई में वृद्धि करते हैं ना। चौड़ाई में जो वृद्धि हो रही है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जांपल क्या? संवहनी कैम्बियम और कोकेम्बियम उसके एग्जांपल हो गए। आ जाओ जी एनसीईआरटी से रीड करते हैं इसको, जो मैंने अभी यहां पर छुटवाया था ना उसको आ जाओ पढ़ते हैं। पादप वृद्धि कैसी होती है? प्राय अपरिमित होती है, असीमित होती है। पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता रखते हैं, अर्जित किए होते हैं। इस क्षमता का कारण इनके शरीर में कुछ खास जगहों पर है ना, ऐसा नहीं हर जगह पर, कुछ खास जगहों पर विभजोतक मेरिस्टेम ऊतकों की उपस्थिति होती है। ऐसे विभजोतकों की कोशिकाओं में विभाजन एवं सब शाश्वता निरंतरता की क्षमता होती है, हमेशा विभाजन उनमें चलता रहता है। हालांकि ये उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं। मतलब मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं, जो विभजोतक की जो ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो लगातार विभाजन करती रहती है, लेकिन कुछ समय बाद में जो नई कोशिकाएं बनेंगी वो क्या करती हैं? विभाजन की क्षमता वो खो देती हैं और वो क्या बड़ी हो जाती हैं। मतलब बचपन में क्या है, वो जब कोशिकाएं बचपन में होती तो वो विभाजन करती रहती, जैसे जैसे वो कोशिकाएं बड़ी होती रहेंगी वो अपनी विभाजन की क्षमता खो देती हैं और वो कुछ और कार्य करने लग जाती हैं, ठीक है। ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देती हैं वो पादप शरीर की रचना करती हैं। मैंने आपको बताया कि जो विभाजन करती रहेंगी और उसके बाद में जब वो बड़ी हो जाएंगी तो वो कुछ और काम करने लग जाएंगी, शरीर की जो रचना है उसमें काम में करने लग जाएंगी, शरीर की रचना करती हैं। इस प्रकार की वृद्धि जहां पर विभजोतक की क्रियात्मकता से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। मैंने आपको बताया खुले प्रकार की इनमें वृद्धि होती है क्योंकि इनमें पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। क्या होगा जब विभजोतक का विभाजन बंद हो जाए? ठीक है, क्या कभी ऐसा हो सकता है? तो विभजोतक ऊतक जो है वो हमेशा डिवाइड करते रहेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में मूल शिखागर विभजोतक तथा पररोह विभजोतक के स्तर पर विभजोतक के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ये पौधों की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। अभी मैंने आपको बता दी कि आपके जो मूल शिखागर विभजोतक और जो आपका पररोह शिखागर विभजोतक है ये किसके लिए जिम्मेदार है? प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। मुख्यतः पौधे के अक्ष के समानांतर दीर्घीकरण में भागीदारी करते हैं। द्विबीजपत्री जो पत्ती है तथा नग्न बीजी पौधों में पार्श्व विभजोतक संवहनी कैम्बियम कोर कैम्बियम जीवन में बाद में प्रकट होते हैं। मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये विभजोतक उन अंग की चौड़ाई को बढ़ाते हैं, चौड़ाई में वृद्धि द्वितीयक विभजोतक करवाता है जहां ये क्रियाशील होते हैं और इसे द्वितीयक वृद्धि के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया ये सारी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर वृद्धि के चरण के बारे में बात करते हैं। जो आपकी ग्रोथ है उसके चरण के बारे में बात करते हैं। अलग अलग फेजेस हैं। 3 चरणों में क्या है? वृद्धि होती है। जो वृद्धि है वो 3 चरणों में होती है। एक एक चरण की बात करेंगे, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। वृद्धि जो है वो 3 चरणों में होती है। पहला चरण है विभजोतक चरण, दूसरा चरण है दीर्घीकरण और तीसरा है परिपक्वता। वापस सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि वृद्धि जो है, ग्रोथ जो वो 3 चरणों में होती है। पहला चरण है विभजोतक चरण, ठीक है। दूसरा है दीर्घीकरण और तीसरा परिपक्वता। समझ में आया बात? ठीक है। इसको ऐसे समझना कि विभजोतक जो है वो एक बच्चा है, ठीक है। दीर्घीकरण क्या है? बच्चा बड़ा हो रहा है। और परिपक्वता में क्या है? उसको जॉब करनी है, ठीक बात है। चलो आ जाओ, विभजोतक चरण अपना भी ऐसा ही चलता है भाई, ग्रोथ है ना। विभजोतक चरण, तो विभजोतक चरण के अंदर कौन कौन आएंगे?
अब सभी अभी मैंने आपको बताया कि मूल शिखागर विभुजोतक एक तो ये होगा ही होगा, ठीक है, ये बच्चे के अंदर ये होंगे, ठीक है, प्ररोह शिखागर विभुजोतक ये दोनों तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो जो विभुजोतक की चरण के अंदर कौन कौन आएंगे, मूल शिखागर विभुजोतक, ठीक है, और प्ररोह शिखागर विभुजोतक। सघन जीवद्रव्य होता है इनके अंदर, ठीक है, इनकी कोशिकाएं जो है उनके अंदर क्या है, सघन जीवद्रव्य होगा। भाई विभुज्योति की चरण किसको कहेंगे, जहां पर कहां कहां होगा विभुज्योति की चरण, मूल शिखागर विभुज्योतक जहां पर होगा। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, चलो ये क्या है, जमीन है, जमीन के अंदर मैंने यहां बीज लगाया, चलो मैं बीज भी दिखा देता हूं, यहां मैंने मान लो बीज लगाया, ठीक है, और वो बीज क्या है, नीचे यहां जड़ें बना ली और ऊपर उसने तना बना लिया, ठीक बात है। अब मैं ये कह रहा हूं ये नीचे जड़ है, जड़ों को क्या कहेंगे, मूल कहेंगे ना, ठीक है। और यहां पर मूल जो है इसी इसकी टिप पर यहां पर क्या है, विभुज्योतक होगा, बिल्कुल है, विभुज्योतक होगा, ठीक है। और ऐसे ही यहां पर जो पर्रो है, इसका जो शूट है, तना जो है, इसके ऊपर भी क्या होगा, यहां पर टिप पर क्या होगा, विभुज्योतक होगा, बिल्कुल भैया ठीक बात करो आप, विभुज्योतक होगा, ठीक है। अब आओ इधर देखो, मैं कह रहा हूं विभुज्योतक की चरण कहां कहां होगा, विभुज्योति की चरण यहां होगा और यहां होगा, ठीक है। विभुज्योति की चरण दो जगह पर होगा, यहां और यहां, कहां पर है, मूल, ये मूल शिखागर विभुज्योतक और प्ररोह शिखागर विभुज्योतक, दो जगह पर क्या होगा आपका, विभुज्योति की चरण चलने वाला है। मैंने कहा कि वृद्धि जो हो रही है उसके अंदर तीन चरण है जी। पहला चरण जो विभुज्योति की चरण है वो कहां कहां चलता है, यहां यहां चलता है। विभुज्योति की जो प्ररोह है शिखागर विभुज्योतक और मूल शिखागर विभुज्योतक, बस इतना रिपीट कर दिया बहुत काफी है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर सघन जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य भर भर के होता है उनके अंदर, ठीक है। व्यापक संश्लेष केंद्रक होता है, एक बड़ा सा केंद्रक होगा, व्यापक मतलब बड़ा सा क्या होगा, केंद्रक होगा, न्यूक्लियस बड़ा सा होता है। वैक्यूल जो रसधानी है वो इनमें या तो होती नहीं, ठीक है, या तो इनके अंदर होती नहीं या कम होती है। किसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं, यहां की जो कोशिकाएं हैं, या विभुज्योतक की जो कोशिकाएं हैं इनकी बात कर रहे हैं। इन विभुज्योतक की जो कोशिकाओं के अंदर एक तो सघन जीवद्रव्य होगा, जीवद्रव्य कैसा होगा, सघन होगा, व्यापक केंद्रक होगा, बड़ा सा इनके अंदर केंद्रक होगा, रसधानी जो है या तो होगी नहीं या फिर कम होगी, ठीक है। कोशिका भित्ति इनके अंदर किस प्रकार की होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक बात है। और वो प्राथमिक कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, और वो पतली होती है, कैसी होती है, पतली होती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है। इन विभुज्योति की जो कोशिकाएं हैं इनके अंदर प्रचुर जीवद्रव्य तंतु संयोजन होता है। प्रचुर जीवद्रव्य संयोजन का क्या मतलब है कि मान लो ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, इन दोनों के जीवद्रव्य के बीच में क्या होगा, कनेक्शन बना हुआ होगा, और उसको क्या कहेंगे, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब इस प्रकार के कनेक्शन आपस में बहुत सारे बने हुए होंगे, दो कोशिकाएं उनके बीच में बढ़िया कनेक्शन बने होंगे, प्रचुर जीवद्रव्य तंतु संयोजन कहेंगे हिंदी में इसको, ठीक बात है। चलो, कोशिका का आकार छोटा होता है, छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी। विभुज्योतक की जो कोशिकाएं हैं वो छोटी छोटी होंगी। कहां की कोशिकाएं, इस जगह की जो कोशिकाएं वो छोटी छोटी होती हैं, इस जगह की कोशिकाएं कैसी होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, और ये लगातार विभाजन करती रहती है, कोशिका विभाजन इनमें लगातार होता रहता है, ठीक बात है। चलो अब बात करें दीर्घीकरण, दूसरा चरण आ गया, वृद्धि का पहला चरण अपन ने देख लिया, दूसरा चरण दीर्घीकरण, ठीक है। अब देखो कोशिकाएं यहां पर विभाजित हो रही हैं, आगे वाली कोशिका विभाजित हो रही हैं, और जैसे जैसे वो पीछे आ रही हैं, देखो ध्यान से सुनना, आगे कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं और ये ऊपर साइज इसकी बढ़ती रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और पीछे वाली जो कोशिकाएं वो क्या हो रही हैं, दीर्घीकरण अवस्था में आती जा रही हैं, ठीक है। यहां की जो कोशिकाएं हैं, यहां की जो कोशिकाएं हैं वो दीर्घीकरण के अंदर आ रही हैं, ठीक है। और ये कोशिकाएं कैसी हैं, इनके अंदर विभाजन नहीं हो रहा। ऊपर वाली कोशिकाओं, देखो इसके ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर, आगे वाली कोशिकाओं के अंदर विभाजन होता जा रहा है, पीछे वाली कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खोती जा रही हैं, ठीक है। तो यहां की जो कोशिकाएं होंगी उनके अंदर क्या है, विभाजन नहीं होगा, ठीक बात है। साइज इनकी बड़ी हो जाएगी, जबकि यहां की जो कोशिकाएं थी उनकी साइज छोटी छोटी थी। जैसे जैसे वो मैच्योर होती जाएंगी, जैसे जैसे वो मैच्योर होती जाएंगी, उनकी साइज क्या है, बढ़ती जाएगी, बिल्कुल भैया साइज बढ़ रही है, ठीक है। बड़ा हुआ रसधानी होगा, इनके अंदर बड़ा हुआ रसधानी होगा, बड़ा सा क्या होगा, रसधानी होगा, जबकि यहां पर इन विभुज्योति के चरण के अंदर इनके अंदर रसधानी था ही नहीं। जैसे जैसे ये बड़ी हुई इनके अंदर रसधानी आ गई, वैक्यूल आ गया, ठीक है। अब इनके अंदर एक नई कोशिका भित्ति बन गई। पहले इनके अंदर कोशिका भित्ति कैसी थी, प्राथमिक थी, और प्राथमिक कोशिका भित्ति के होते हुए एक और कोशिका बन जाती है, दीर्घीकरण के अंदर एक और कोशिका बन जाती है। वो कहां बनती है, वो प्राथमिक कोशिका के अंदर बनती है। प्राथमिक कोशिका, यहां प्राथमिक कोशिका है तो अंदर वाली साइड में क्या बनेगी, द्वितीयक कोशिका, जो द्वितीयक आपकी कोशिका है वो बनेगी, ठीक है। नई कोशिका भित्ति जो है वो अंदर वाली साइड में बनेगी। अब बात करें किसकी, परिपक्वता की बात करते हैं। तीसरा चरण कौन सा है वृद्धि का, परिपक्वता। परिपक्वता का यहां आ जाओ,
विभजोतकी वाली कोशिकाएं जो है आगे विभाजन होती जाएगा, आगे बढ़ती जाएंगी, आगे वाली कोशिका विभाजन करती जाएंगी और पीछे वाली जो है वो मेच्योर होती जाएंगी, ठीक है, वो क्या है, विभाजन की क्षमता खो देंगी। यहां की जो कोशिकाएं होंगी, चलो मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, यहां की जो कोशिकाएं होंगी वो छोटी छोटी होंगी और विभाजन करती जाएंगी। जैसे जैसे आगे, ये तो आगे बढ़ती जाएंगी, विभाजन होगा तो साइज आगे मतलब इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी और पीछे जो कोशिकाएं बचेंगी वो बड़ी साइज में होती जाएंगी, साइज में बड़ी, और अपने क्या है, विभाजन की क्षमता खो देंगी। इससे और जाएंगे पीछे तो वो कोशिकाएं परिपक्व हो जाएंगी, अपना एक शेप ले लेंगी, कोशिकाएं एक आकृति ले लेंगी अपनी और एक काम करने लग जाएंगे ना कि भैया बड़े हो गए अब तो काम करना पड़ेगा, ठीक है, काम करना पड़ेगा, तो ये काम करने लग जाती हैं। फिर अब आ जाओ परिपक्वता की बात करते हैं। परिपक्वता में क्या होता है, कोशिका का विभेदन हो जाता है। विभेदन का मतलब अब कोशिकाओं को समझना पड़ेगा कि भैया अब है ना हम बड़े हो चुके हैं, हम तो कुछ काम धंधा हमें ढूंढना पड़ेगा, हमारी स्किल के अनुसार हमें क्या पसंद है, ठीक है, अगर हमें भाई साइंस पसंद है ना, और साइंस में भी अगर हमें बायो पसंद है तो हम क्या है, नीट की तैयारी कर लेते हैं और नीट में सिलेक्शन हो जाएगा तो हम डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अब सोचने का समय आ गया, परिपक्वता होगी ना तो अब विभेदन करना पड़ेगा। तो विभेदन में क्या होगा, पहला विभेदन क्या है, संरचनात्मक प्रकार का विभेदन होगा, ठीक है। दो प्रकार की विभेदन करेंगे, वो संरचनात्मक विभेदन, संरचनात्मक मतलब अपनी रूपरेखा सही कर लेंगे, संरचना अपनी बढ़िया कर लेंगे। जैसे अपन थोड़े बड़े होते हैं, 12वीं पास कर लेते हैं, उसके बाद में अपन बढ़िया से थोड़ी अपनी हेयर स्टाइल एक फिक्स हेयर स्टाइल हो जाती है अपनी, क्या इस प्रकार की अपनी हेयर स्टाइल थोड़ी ठीक लगती है अपने, ठीक है, क्योंकि अपन एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं स्कूल में, कभी बाल खड़े कर लिए, कभी बैठा लिए, ठीक है। लेकिन अब थोड़ी अपन को पता लग गया कि हाँ ये वाली स्टाइल अपने थोड़ी ठीक लगती है ना, तो एक स्टाइल अपन ने देख ली, ठीक है, अपन और किस प्रकार के कपड़े अपने ठीक लगते हैं, तो ये क्या होगा, संरचनात्मक विभेदन है ना। वैसे कोशिकाएं भी विभेदन कर लेंगे, परिपक्वता आते ही संरचनात्मक विभेदन करेंगे, उसके अंदर उनका आकार, अपना आकार एक शेप मेंटेन कर लेंगी। कोई मोटा हो तो वो जिम ज्वाइन कर लेगा 12वीं के बाद में और अपना क्या है बढ़िया सा, हाँ बॉडी फिट कर रहा है ना, तो आकार अपना सही कर लेंगे। अधिकतम राजधानी आ जाएंगी, यहां पर जो राजधानी है वो बहुत सारी हो जाएंगी, अधिकतम राजधानी आ जाएंगी, जबकि यहां पर राजधानी या तो एब्सेंट थी विभजोतक के अंदर या फिर बहुत कम थी, यहां पर राजधानी अधिकतम आ जाएंगी। अब बात करें क्रियात्मक विभेदन, ये तो हो गया संरचनात्मक विभेदन कि भाई अपना रूप रंग ठीक कर लिया। क्रियात्मक विभेदन, क्रियात्मक विभेदन बड़ा हो गया, अब सोचना पड़ेगा मुझे बायो लेनी है, नीट की तैयारी करनी है, नीट मुझे क्रैक करनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो क्रियात्मक क्या, क्रियात्मक काम धंधा ढूंढ रहे हैं ना, क्रियात्मक विभेदन। इसके अंदर क्या है, विशेष कार्य करते हैं, विशेष कार्य करने लग जाएंगी कोशिकाएं। तो एग्जांपल क्या है इसका, रूट हेयर, जैसे कुछ जो जड़ें हैं, जड़ों के ऊपर जो रोम होते हैं ना, मूल रोम बोलते हैं जिनको, वो क्या जल का अवशोषण करने लग जाते हैं ना, एक काम कर लिया ना, एक काम पकड़ लिया। ऐसे ही पत्तियों की जो मिजोफिल है, ठीक है, वो क्या प्रकाश संश्लेषण करने लग जाती है, तो एक काम पकड़ लिया सबने ना इस प्रकार से। तो यहां पर क्या है, ऊपर विभजोतक थे भैया, वो क्या उनका काम क्या है, विभाजन होना, विभाजन करना, उन्होंने विभाजन होती रहेंगे, आगे वाली कोशिका पीछे वाली दीर्घीकरण अवस्था में जाती रहेंगी। दीर्घीकरण के बाद में क्या आएगी, परिपक्वता अवस्था आएगी, ठीक है, और उसकी कोशिकाएं जो है एक काम करने लग जाएंगी, ठीक है। समझ में आई बातें, चलो जी। तो 3 अवस्थाएं हैं, ये मैंने आपको बता ही दी, एक बार रिपीट करूं क्या, चलो यहां एक बार इसको समझ लेते हैं। अब आपको देखना है कि ये जमीन है, ये जो ब्राउन कलर वाली है वो क्या मिट्टी है, ठीक है। मिट्टी के अंदर मैंने लगाया बीज, लगा दिया भैया, बीज जब लगाया मैंने तो इसकी क्या है, नीचे जड़ें जाएंगी, बिल्कुल जा रही हैं जड़ें, ये मूल हो गई, और ऊपर क्या बनेगा, इसका तना बनेगा, वो क्या है, पर्रो है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि आप सबको पता लग गया यहां क्या होगा भैया, मूल शिखागर विभजोतक होगा। मैंने कहा यहां क्या होगा भैया, पर्रो शिखागर विभजोतक होगा, ठीक है। मैंने कहा कि मूल शिखागर विभजोतक जो है वो उसकी कोशिकाएं कैसी होंगी भैया, वो तो विभाजित करती रहेंगी, छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी वो विभाजित करती रहेंगी। मैंने कहा ठीक बात है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये तो क्या है, विभजोती के चरण हो गया, ठीक बात है। इससे जब अपन ऊपर चलेंगे तो कौन सी अवस्था आएगी, दीर्घीकरण आएगी। और दीर्घीकरण की कोशिकाएं कैसी होती हैं भैया, बड़ी कोशिकाएं होती हैं और वो विभाजन नहीं करती हैं। मैंने कहा दीर्घीकरण से जैसे मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, परिपक्वता आ जाएगी, क्या आ जाएगी, परिपक्वता आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, मैं कहां खड़ा हूं, मैं यहां ग्राउंड पे खड़ा हूं, ठीक है, मिट्टी पर मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है। मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए सबसे पास वाली अवस्था कौन सी है, ठीक है, जड़ों के हिसाब से बताओ, मूल के अंदर देख रहा हूं मैं, मूल के अंदर देख रहा हूं, मूल के अंदर मुझे मेरे सबसे पास वाली अवस्था कौन सी है भैया, परिपक्वता आपकी सबसे पास पड़ेगी, परिपक्वता वाली अवस्था जो है वो सबसे आपके पास पड़ेगी, है ना। तो इसको क्या कह देंगे, ये समीपस्थ है, क्या कह देंगे, समीपस्थ है, जो सबसे पास है वो क्या है, समीपस्थ है। और विभजोतक वाली जो है वो मेरे से क्या पड़ेगी, थोड़ी दूर पड़ेगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेरे से दूर कौन पड़ेगी, विभजोतक वाली दूरस्थ है, ठीक है। ऐसे ऊपर बात करते हैं, ग्राउंड से आपकी जो परिपक्वता है वो समीपस्थ है और जो विभजोतक है वो क्या है, दूरस्थ है, ठीक बात है क्या, ठीक है भैया। इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। आ जाओ, वृद्धि के चरण के बारे में बात करते हैं। वृद्धि की अवधि
को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है। विभज्योतिकी या दीर्घीकरण एवं परिपक्वता। ठीक है, चित्र 13.3 ये देखो भाई, ये एक बीज लगाया हमने, इसके नीचे जड़ें गई। ठीक है, और इन जड़ों के अंदर देखो ये वेलर है। ठीक है, ये वाला जो येरेलव वाला को देख लो ना, येरेलव जो है इसको देखो। ठीक है, ये कौन सा है, येरेलव कौन सा है, ये है जी आपका परिपक्व। ठीक है, ये 10 है, सॉरी यहां तक द और स, ये क्या है, ये दीर्घीकरण। ठीक है, और ब है, ये क्या है, विभज्योतक। ठीक है, तो ये चरण अपने पहचान लिया, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था। ठीक है, विभज्योतिकी चरण में कोशिकाएं मूल शिखागर तथा पररोह शिखागर दोनों में लगातार विभाजित होती रहती हैं, मैंने आपको बता दिया। इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीव द्रव्य में भरपूर होती हैं। यह कोशिकाएं जीव द्रव्य, सघन जीव द्रव्य होता बताया मैंने आपको, और व्यापक संलक्षित केंद्रक को अधिकृत किए होते हैं, और जो एक केंद्रक है वो बड़ा सा केंद्रक इनमें होता है। उनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक होती है, पतली होती है, बताया मैंने आपको। प्रचुर जीव द्रव्य तंतु संयोजन होता है, प्लाज्मिड स्टेमेटा बहुत सारे होते हैं, कोशिकाओं के बीच में कनेक्शन होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और ये कोशिका कैसी, जो कोशिका भित्ति कोशिका तो सेलुलोजिक होती है। विभज्योतक क्षेत्र के समीपस्थ, विभज्योतक क्षेत्र के समीपस्थ ठीक उसके बाद में कोशिका दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस चरण की में कोशिकाओं का बड़ा हुआ रसदानी होता है, रसदानी बड़ा होता है। विशालीकरण कोशिका कैसी होती है, बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं, और नव कोशिका भित्ति, इनमें एक नई कोशिका भित्ति बनती है, जो किसके अंदर बनती है, प्राथमिक कोशिका के अंदर की तरफ, प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ बनती है। ठीक है, पुनः शिखागर से आगे अर्थात दीर्घीकरण के अधिक समीपस्थ अक्ष का वह भाग स्थित होता है जो कि परिपक्वता के चरण में जा रहा होता है। इस परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त कर लेती हैं, अपना एक शेप ले लेंगी, अंतिम आकार ले लेंगी, मैंने आपको बताया, और एक कार्य करने लग जाएंगी। तथा उनकी भित्ति की मोटाई एवं रसदानी चरम पर होती है। मैंने आपको बताया कि अधिकतम क्या है, यहाँ पर रसदानी आ जाती है। पिछली कक्षाओं में आपने अधिकतर इन उत्तकों के बारे में पढ़ा होगा, वो 6वें चैप्टर के अंदर अपन उत्तकों को पढ़ना है। ठीक है, ये वाला डायग्राम भी मैंने आपको दिखाया, ये पररो है, यहां पर ये ऊपर वाली क्या है आपकी विभज्योतक हो जाएंगी, और यहां पर जो है आपकी वो दीर्घीकरण फिर परिपक्वता। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब बात करते हैं वृद्धि दर के बारे में, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, वृद्धि दर। ठीक है, क्या होती है वृद्धि दर, कितनी वृद्धि हो रही है एक समय के अंदर, है ना। वृद्धि दर, दर निकालने, किसी चीज की रेट निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मैं जयपुर से दिल्ली पहुंचा, मैं जयपुर से दिल्ली पहुंचा 3 घंटे में। ठीक है, मैं जयपुर से दिल्ली पहुंचा 3 घंटे में, तो यहां पर क्या है, मेरी स्पीड बताई जा रही है ना, कि 3 घंटे में मैं इतने किलोमीटर कर गया ना। जयपुर से दिल्ली के किलोमीटर देख लेंगे, और उसकी मैं 3 घंटे में मैं जा रहा हूं, तो यहां पर मेरे को यहां पर जो मेरी जो रफ्तार है वो पता लगी ना, कि भाई इतने टाइम में ही जा रहा है। तो टाइम का पता होना बहुत जरूरी है। अगर मैं कह दूं कि मैं 300 किलोमीटर चला, मैं 300 किलोमीटर चला, ठीक है, मैं 300 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया, मैंने गाड़ी लेके गया, ये मान लो, लेकिन कितनी देर में गया, 2 दिन में गया क्या, और 2 दिन में गया तो क्या मतलब निकला फिर। ठीक है, तो यहां पर क्या, अब दर कब नहीं पता लगेगा अपन को, एक भाई कितनी तेजी से ये गया है, कितनी फास्ट ये गया है, तो वो कैसे पता लगेगा, कितने समय में गया है उससे पता लगेगा। मैंने आपको कहा कि मैंने 300 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई, आप मुझे रफ्तार बताओ कितनी रफ्तार से मैं गया। कैसे बताओगे भाई मैं कितनी रफ्तार से गया, जब मैं आपको समय बताऊंगा तभी आप मेरी रफ्तार बता सकते हो, मेरी तेजी बता सकते हो कि आप इतनी तेजी से आप गए हुए थे। ठीक है, अगर मैं आपको इतना बोलूं कि भैया मैं 300 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई, आप क्या बताओगे भाई, तो मेरी एक्सीलरेशन जो बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। कैसे बता सकते हो, जब मैं आपको समय बता दूंगा, और मैं कि भाई 3 घंटे में या फिर 2 घंटे में मैंने 300 किलोमीटर की दूरी तय की है, तब आप मुझे क्या बता सकते हो, मेरी एक्सीलरेशन जो, मेरी तेजी जो है वो मेरे को बता सकते हो। ठीक है भैया, तो यहां पर भी क्या है, वृद्धि की दर अपन को पता लगाने की, भाई जो वृद्धि तो हो रही है लेकिन कितने समय में वृद्धि हो रही है उसके बारे में बात करेंगे ना। तो समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि की वृद्धि पर यूनिट टाइम कितनी हो रही है, समय की प्रति इकाई में कितनी वृद्धि हो रही है, वो क्या वृद्धि दर है। ठीक है, एक समय के अंदर कितनी वृद्धि हो रही है उसको वृद्धि दर कहेंगे। अब वृद्धि दर जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है, एक है अंकगणितीय और एक है ज्यामितिक।
एक है अंकगणितीय, एक है ज्यामितिक। पहले अपन अंकगणितीय की बात करते हैं। यहां पर देखो ध्यान से, ये एक कोशिका है, ये कोशिका है, और ये कोशिका क्या हुई, विभाजित हुई। बिल्कुल भैया, विभाजित हुई। ये कोशिका क्या है, विभाजित जब होगी तो दो कोशिकाओं में विभाजित हुई, और जब दो कोशिकाओं में विभाजित हुई तो दो नई कोशिकाएं बनी। ठीक है, बन गई भैया। अब इन दोनों नई कोशिकाएं जो बनी है, इनमें एक कोशिका जो है वो विभाजित नहीं होगी और एक कोशिका विभाजित होगी। ठीक है, और इस विभाजित होने वाली कोशिका ने दो नई कोशिकाएं बनाई। फिर देखो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अंकगणितीय जो वृद्धि होती है ये कैसी होती है, ध्यान से सुनना। ये कोशिका है, विभाजन होगा इसके अंदर, ठीक है, और इसने दो नई कोशिकाएं बनाई। जो दो नई कोशिकाएं बनेंगी उनमें से सिर्फ एक कोशिका आगे विभाजन कर सकती है, दूसरी आगे विभाजन नहीं कर सकती। तो ये वाली कोशिका जो है वो विभाजन नहीं करेगी, ग्रीन वाली जो विभाजन करेगी। इसने विभाजन करके दो नई कोशिकाएं बनाई। ये तो पहले वाली कोशिका, ये वाली आ गई ना, हाँ, इसने विभाजन नहीं किया। ठीक है, इसने दो विभाजन, इस कोशिका ने विभाजन किया और ये दो नई कोशिकाएं बना ली। ठीक है, अब इन दो नई कोशिकाएं जो बनी है, इनमें भी क्या है, एक ही कोशिका जो ग्रीन वाली यही विभाजन करेगी। ठीक है, और ये जो है इसने दो कोशिकाएं बनाई, ये भी क्या है, एक ही विभाजन करेगी। तो क्या है, दो नई कोशिकाएं बन रही है, लेकिन उन दो नई कोशिका जो बनी है उनमें सिर्फ एक ही विभाजन करती है। ये कौन सी, किस प्रकार की वृद्धि है, ये अंकगणितीय वृद्धि है। इसको क्या कहते हैं, अंकगणितीय वृद्धि कहते हैं। ठीक है, इनमें दो पुत्री कोशिकाएं जो है, दो पुत्री कोशिकाएं कह लो या फिर दो संतति कोशिकाएं जो बनी है, दो पुत्री कोशिकाओं में से एक विभाजित होती रहती है और दूसरी विभेदित हो जाती है और अपना एक काम करने लग जाती है, परिपक्व हो जाती है। ये इनमें जो दो कोशिकाएं बनी है ना, ये इस कोशिका से दो कोशिकाएं बनी है, एक तो क्या करेगी, विभाजन करती रहेगी, और दूसरी क्या है, परिपक्व हो जाएगी, अपना कोई काम धंधा पकड़ लेगी। ठीक है, चलो यहां पर देखो अपन एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, पादपों की ऊंचाई के बारे में बात करेंगे और कितने समय में वो पादपों की ऊंचाई हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। कहीं कभी भी ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, अगर आपने ग्राफ यहां से स्टार्ट कर दिया ना, मतलब उस पादप की कोई ऊंचाई नहीं थी। अरे आप कभी भी किसी भी चीज की हाइट नापोगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसकी हाइट तो रही होगी, कुछ ना कुछ तो उसकी हाइट रही होगी। तो यहां से तो आप स्टार्ट कर ही नहीं सकते। यहां से करने का मतलब है कि जीरो हाइट है। ठीक है, जीरो हाइट है तो किसी की हाइट नाप रहे हो तो कुछ ना कुछ उसकी ऊंचाई उस टाइम पर रही होगी, इसलिए यहां से तो नहीं करते स्टार्ट इसको। ठीक है, जब अपन पादपों की ऊंचाई देखते हैं समय यहां पर, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, रेखीय कर्व मिलता है ना। ठीक है, रेखीय मिलता है यहां पर, है ना। और यहां पर जो इक्वेशन आते हैं वो क्या है, LT = L0 + RT। अब LT क्या है, यहां पर T समय पर कितनी लंबाई है, ठीक है, वो LT है कि T समय पर कितनी लंबाई है। L0 क्या है, यहां पर 0 समय पर कितनी लंबाई है, जब अपन ने देखा उस टाइम पर कितनी लंबाई थी, पहले कितनी लंबाई है और अब कितनी लंबाई हो गई। R क्या है, वृद्धि दर है। R क्या है, यहां पर वृद्धि दर है, कितने समय में वो वृद्धि हो रही है, और T क्या है, यहां पर समय है। तो ये यहां पर इक्वेशन है, ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, अंकगणितीय जो वृद्धि है आपकी, अंकगणितीय वृद्धि का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मूल में दीर्घीकरण। जो आपकी जड़ें हैं, जो मूल है, उसके अंदर जो दीर्घीकरण जो चरण आता है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरी प्रकार की जो वृद्धि ज्यामितिक, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर देखो, ये एक कोशिका है, ये दो कोशिकाओं में विभाजित होगी, दोनों कोशिकाएं फिर दो अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित होंगी। ये वाली कोशिका देखो तो दो नई कोशिका बना रही है, ये वाली कोशिका दो नई कोशिका बना रही है, ये वाली कोशिका फिर दो नई कोशिका और बना लेगी, ये वाली कोशिका दो नई कोशिका, ये वाली कोशिका दो नई कोशिका, ये वाली दो, इस प्रकार से नई कोशिका सारी दोनों कोशिकाएं जो है वो विभाजित होंगी। यहां पर कोई एक कोशिका विभाजित हो रही थी, दो कोशिकाएं नहीं बन रही थी, उनमें से सिर्फ एक कोशिका विभाजित हो रही थी। यहां पर जो दोनों नई कोशिका बन रही हैं वो दोनों कोशिकाएं क्या होंगी, विभाजित होती रहेंगी। ठीक है, वृद्धि में तीव्र गति से, वृद्धि तीव्र गति से होती है। यहां पर देखो दोनों कोशिकाएं विभाजित होंगी तो यहां पर वृद्धि क्या है, बहुत तेजी से होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। यहां पर दोनों पुत्री कोशिकाएं क्या होंगी, विभाजित होंगी। दोनों पुत्री कोशिकाएं कह लो या फिर दोनों संतति को जो कोशिकाएं वो दोनों क्या है, विभाजित होती रहती हैं। यहां पर देखो ग्राफ कैसा आएगा, यहां पर सिग्मोइड ग्राफ आता है ना, सिग्मोइड कर्व बनता है। यहां पे ये मैंने किया, यहां पर वेट और यहां पर टाइम देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो शुरुआत में जो है, शुरुआत में जब बनता है तो वो क्या है, लैग फेज आता है। शुरुआत में क्या है, लैग फेज आता है। शुरुआत में इतना वजन नहीं बढ़ता, स्थिर रहता है। शुरुआत में वेट क्या है, भार क्या रहता है, स्थिर रहता है, लैग फेज। ये क्या है, लैग फेज। फिर एकदम से क्या बढ़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, लोग फेज या फिर चरघातांकी चरण, एक्सपोनेंशियल फेज, इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल, हिंदी में चरघातांकी चरण आ जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा डिक्लाइन होता है, थोड़ा सा घटता है, और उसके बाद में एक स्थिर अवस्था आ जाती है, अपरिगामी अवस्था आ जाती है। ठीक है, तो ये एस सिग्मोइड कर्व आता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी इक्वेशन देख लो भाई, WT = W0 e⁻RT। ठीक है, WT यहां पर क्या, T समय पर भार कितना है, W0 क्या 0 समय पर भार, और R क्या सापेक्षिक वृद्धि दर है। ठीक है, अभी सापेक्षिक वृद्धि दर क्या है, अभी बात करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, ये रिलेटिव ग्रोथ है। ठीक है, क्या है, रिलेटिव ग्रोथ कहते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में सापेक्षिक वृद्धि दर, अभी बात करेंगे इसकी।
एग्जाम्पल ध्यान में रखना, युग्मनज का प्रारंभिक जो विभाजन होता है वो ऐसा ही होता है। युग्मनज का जो प्रारंभिक विभाजन होता है वैसा ही होता है। कोशिका है, उसके अंदर ऐसे दो कोशिकाओं में विभाजन हो जाएगी, फिर ये दोनों अलग दो कोशिकाओं में इस प्रकार का विभाजन। जो ज्यामितिक का एग्जाम्पल अपना वो क्या है, युग्मनज का प्रारंभिक विभाजन। शुरुआत में इस प्रकार का विभाजन होता है, उसके बाद में अंकगणितीय होता है। शुरुआत में प्रारंभिक विभाजन कैसा होता है, ज्यामितिक होता है, और बाद में कैसा होता है, अंकगणितीय हो जाता है। ठीक बात है। चलो जी, इसको एक बार एनसीईआरटी से अपन रीड कर लेते हैं। चलो पहले अपन इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में एनसीईआरटी पहले रीड कर लेते हैं। वृद्धि दर, समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को क्या कहते हैं, वृद्धि दर कहते हैं। और ये दो प्रकार की है। अतः वृद्धि की दर को गणितीय ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। एक जीव या उसके अंग के तरीकों से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकता है। अंगगणितीय और ज्यामितीय मैंने आपको दिखाई दिया। और यहाँ पर युग्मनज विभाजन मैंने आपको बताया कि जाइगोट जो किस प्रकार से विभाजित करता है। तो ये सूर्य की अवस्थाएं हैं। वृद्धि दर पर अंगगणितीय या ज्यामितिक संवर्धन हो सकता है। अंगगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री की जो कोशिका है वो विभाजित होती रहती है, और दूसरी क्या है, विभेदित हो जाती है और अपना कोई काम धंधा करने लग जाती है, परिपक्व होती रहती है। अंगगणितीय वृद्धि का एक सरलतम जो अभिव्यक्ति है, जिसे हम निश्चित दर पर दीर्घीकृत होते हुए मूल में देख सकते हैं। तो मूल के दीर्घीकरण में एग्जाम्पल आपको बता ही दिया, जिसमें अंक की लंबाई समय के विरुद्ध अलिखित की गई है, और जिसके फलस्वरूप रेखीय वक्र आता है। यहां पर देखो लीनियर मैंने आपको, देखिए वक्र मैंने आपको बता दिया, जो लीनियर कर्व आता है यहाँ पे, ये एलटी, ये मैंने आपको बताया इसकी इक्वेशन। ज्यामिति की बात करते हैं। हालांकि अधिकतर जो प्रणालियां उनमें प्रारंभिक वृद्धि लैग फेज आता है, धीमी होती है, शुरुआत में धीमी होती है, उसके बाद में एकदम से बढ़ती है, उसके बाद में एक अपगामी अवस्था आ जाती है। ठीक है। इसके बाद तीव्र गति से एक चरघानता की दर बढ़ती है। यहां पर दोनों संतति कोशिकाएं एक समसूत्री विभाजन का अनुकरण करती हैं तथा विभाजित होने पर लगातार ऐसा करते रहने की इनमें काबिलियत बनाए रखती हैं कि दोनों कोशिकाएं क्या है, विभाजित होती रहती है लगातार। हालांकि सीमित पोषण आपूर्ति के साथ साथ बहुत धीमी पड़ती हुई स्थिर चरण की ओर बढ़ जाती हैं। यहां पर क्या स्थिर चरण में आ जाती हैं, क्यों आ जाती हैं, क्योंकि खाना जो है वो तो लिमिटेड है ना, खाना कम पड़ जाता है, इसलिए क्या है एक स्थिर अवस्था में आ जाएंगी। यदि हम समय के प्रति वृद्धि मापदंड को नियोजित करें तो हम एक विशिष्ट सिग्मोइड एस वक्र जो है वो पा सकते हैं। इस वक्र सभी जीवित प्राणियों की विशेषता जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ रहे होते हैं, ये सभी कोशिकाएं उत्कों एवं पौधों के विशेष अंगों के लिए आदर्श है। ये मैंने आपको बता दी कि एस शेप का कर्व आता है, ये देखो। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं अपन इसकी। ठीक है, दो प्रकार की यहां पर मापने का तरीका है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, पहले इसको समझते हैं। वृद्धि को मापने के दो प्रकार के अपने पास में तरीके हैं। एक है परम वृद्धि दर और दूसरा है सापेक्षिक वृद्धि दर। क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। परम वृद्धि दर क्या है, इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ठीक है, और सापेक्षिक वृद्धि दर को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। एक एक को समझते हैं ध्यान से, आसान है बिल्कुल। परम वृद्धि दर क्या है, ठीक है, मैंने कहा परम वृद्धि दर उसको कहेंगे कि भैया मेरा जो वेट है पहले जो था वो मान लो मेरा 70 किलो वजन था। पहले मेरा में कितना वजन था, 70 किलो। आज कितना हो गया मेरे में, 80 किलो। पहले कितना था, 70, अब कितना हो गया, 80 किलो। तो आप मुझे क्या बताओ, परम वृद्धि दर बताओ, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बताओ। कैसे निकालोगे, जितना अब है, अब कितना है, 80 किलो है, पहले कितना था, 70, जितना अब है उसमें से 70 माइनस कर दो, जितना अब है उसमें से पहले वाला माइनस कर दो, आपके पास में परम वृद्धि दर आ जाएगी। तो मेरे पास में अब कितना वजन है मेरे में, भैया अब आप में 80 किलो है, पहले कितना था, 70 किलो था, तो परम वृद्धि दर कितनी हुई, 10 किलो वजन बढ़ गया आपका। ये क्या है, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। ठीक है, परम वृद्धि दर कैसे निकालते हैं, जितना अब है मतलब जो अंतिम है माइनस प्रारंभिक माइनस कर दो। ठीक है भाई, अंतिम कितना है 80, प्रारंभ में कितना था 70, तो ये माइनस कर दिया 10 आ गया। तो ये देखिए क्या है आपकी, ये होती है आपकी परम वृद्धि दर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसकी, अभी मैं एनसीईआरटी वाला एग्जांपल भी कराऊंगा। ठीक है, सापेक्षिक वृद्धि दर के बारे में बात करते हैं, रिलेटिव ग्रोथ रेट। ये कैसे निकालते हैं, अंतिम जितना अब है माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक गुणा 100 कर दो। ठीक है, देखो जो सापेक्षिक वृद्धि दर वो कैसे आती है, देखो ध्यान से। अब कितना है मेरे में वजन, 80, पहले कितना था 70, बटे 70, प्रारंभ में 70 था, गुणा 100। ठीक है, तो यहां पर कितना जाएगा, यहां पर 10 बटे 70 गुणा 100। ठीक है, ऊपर कितना आ गया, 100 आ गया, नीचे 7 आ गया, तो ये कितनी हो गई, ये 10 पॉइंट कुछ आपकी आ जाएगी ना, 10 पॉइंट
कुछ आपकी वृद्धि दर आ जाएगी ना 10.3% मान लो एक बार, है ना, 10.3% के आसपास आपकी क्या आ जाएगी, वृद्धि दर आ जाएगी। 10.4 कर लो, ठीक है, 10.4 के आसपास क्या आ जाएगी आपकी वृद्धि दर आ जाएगी। तो ये क्या है यहाँ पर रिलेटिव ग्रोथ रेट है ना, ये क्या है आपकी सापेक्षिक वृद्धि दर। अब मैं आपको एनसीईआरटी वाला एग्जांपल कराऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। एनसीईआरटी वाला एग्जांपल देखते हैं। ये देखो अपने पास में दो एग्जांपल दे रखे हैं, चलो इन फूल पत्तियों के साथ में खेलते हैं। ये पत्ती अपने पास में, ठीक है, ये वाली देखना आपको ना, ये वाली, इस वाली पत्ती को देखना है ना। इसका अपन क्या निकालते हैं, पहले जो आपकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है, ठीक है, परम वृद्धि दर जो है, परम वृद्धि दर, उसको देख लेते हैं पहले, परम वृद्धि दर को। चलो जी, पहले इस पत्ती की साइज कितनी थी, 5 वर्ग सेंटीमीटर। अब कितनी होगी इसकी, 10 वर्ग सेंटीमीटर। पहले कितनी थी, 5 वर्ग सेंटीमीटर, अब कितनी, 10 वर्ग सेंटीमीटर। और हमें पता है कि परम वृद्धि दर निकालनी होती है हमें, तो क्या करना होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक है। अंतिम कितना है जी, 10 है, ठीक है, तो 10 माइनस क्या कर दूंगा मैं, 10 माइनस क्या कर दूंगा, प्रारंभिक में कितनी थी, 5, 10 माइनस 5 कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी भैया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी क्या है, वृद्धि हुई है। ये क्या है, इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है, ये इसकी परम वृद्धि दर है। इसी की मैं अगर क्या निकाल दूं, इसी की अगर मैं क्या निकाल दूं, सापेक्षिक वृद्धि दर निकालूं तो कितनी आ जाएगी वो, ठीक है। प्रारंभिक में कितनी थी, प्रारंभिक में कितनी थी और अंतिम में कितनी है, 10 है। प्रारंभिक कितनी है, 5 माइनस 5 कर दिया मैंने, बटे 5 प्रारंभिक गुणा 100, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा यहां से 10 माइनस 5 बटे 5 गुणा 100, 100%, ठीक है। तो यहां पर जो वृद्धि दर है वो क्या है, 100%। इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, पैसे से एग्जांपल देता हूं, पैसा। मान लो कि मेरे पास पहले पैसे आ रहे थे कितने, चलो मैं जॉब करता हूं कहीं, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, मैं नौकरी करता हूं कहीं, ठीक है, और मेरी जो सैलरी है वो कितनी थी, 10,000 रुपए थी, ठीक है, 10,000 रुपए। और अगले साल उन्होंने बढ़ा दी और कर दी 20,000 रुपए कर दी, ठीक है। पहले मेरी सैलरी कितनी थी, 10,000 रुपए, अब कितनी कर दी, 20,000 रुपए, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे आप क्या बताओ, परम वृद्धि दर बताओ भैया, बता देंगे। अंतिम माइनस प्रारंभिक, अब कितनी है, 20,000, पहले कितनी थी, 10,000, कितनी बढ़ी, 10,000 रुपए बढ़ गई, ठीक बात। ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब मैं कह रहा हूं इसका मैंने क्या बताओ, आप सापेक्षिक वृद्धि दर बताओ। कैसे बताओगे भैया, पहले आपकी कितनी थी, अब कितनी है, 20,000, पहले कितनी थी, चलो इसको मैं करके दिखाता हूं आपको। मेरी अब सैलरी कितनी है, 20,000, पहले कितनी थी, 10,000, ठीक है, माइनस बटे 10 कर दूंगा, गुणा में 100 कर दूंगा, कितना आ जाएगा, ये सॉरी क्या काट दिया मैंने, ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 और ये यहां पर एक 100%, ठीक है, 100% बढ़ गई, मतलब डबल होगी ना, पहले 10,000 थी, अब कितनी होगी, 20,000 होगी, तो 10,000 मतलब डबल होगी ना, 100% वृद्धि होगी। अरे 100% ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है। अब मैं चलता हूं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरी सैलरी 50,000 थी पहले, अब कर दी उन्होंने बढ़ा के 60,000 कर दी, ठीक है। मैं कह रहा हूं आप मुझे क्या बताओ, इसका परम वृद्धि दर बताओ भैया, बता देंगे। अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम कितना है, 60,000 है ना आपकी सैलरी, मैंने कहा 60,000 है, ठीक है। अब और पहले कितनी थी, 50,000, तो 10,000 की वृद्धि हो गई, ठीक है, 10,000 की वृद्धि हो गई, ठीक है। पहले कितनी थी, 60, अब कितनी है, पहले 50 थी, सॉरी, हाँ, तो ये कितनी होगी, 10,000 आपकी सैलरी बढ़ी है। तो भैया दोनों में सेम ही आ रही है, जब आपकी 10,000 सैलरी थी, है ना, और अब 20,000 हुई, तब भी 10,000 ही बढ़ी आपकी, और पहले 50,000 थी और अब 60,000 है, तब भी, ये तो परम वृद्धि दर तो सेम ही आ रही है। मैंने कहा अब आप क्या निकाल के देखो, सापेक्षिक वृद्धि दर निकाल के देखो, आपको पता लगेगा। सापेक्षिक वृद्धि दर मैं जब निकालता हूं तो ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक गुणा 100 कर दूंगा मैं, गुणा 100 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 काट दो, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, 10 बटे 5, 2 आ जाएगा, इसको 2 कर दो, 20%, ठीक है। कितनी हुई, 20% वृद्धि हुई है, ठीक है। वहां पर कितनी आ रही थी, 100% वृद्धि, यहां पर कितनी हुई है, 20%। तो पहले के रेस्पेक्ट में कितनी वृद्धि हुई है उसकी बात अपन को करनी होती है। तो मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। चलो फॉर्मूला आपको याद रख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला आपको याद रख लेना, उसमें पुट करो, वैल्यू आ जाएगा। यहां पर निकालते हैं, इस वाली पत्ती को देखो ध्यान से, इसका देखो, पहले इसका अपन क्या लेते हैं, परम वृद्धि दर निकालते हैं। परम वृद्धि क्या होती है,
अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम यहाँ पर पहले जो पत्ती वो कितनी थी, 50 वर्ग सेंटीमीटर की थी, अब कितनी होगी, 55 वर्ग सेंटीमीटर की हो गई। तो अंतिम कितना है 55, प्रारंभिक कितना था 50, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर क्या हो रही है, इसकी परम वर्धी दर आ गई। ठीक है भैया, ये तो आसान था। ठीक है, मैंने कहा अब इसकी सापेक्षिक वर्धी दर निकालो। कैसे निकालेंगे, अंतिम कितनी है 55, प्रारंभिक कितनी है 50 बट्टे प्रारंभिक गुणा 100। ठीक बात है। चलो तो यहां पे कितना जाएगा 5 बट्टे 5, क्योंकि ये तो 100 इससे कट जाएगा, और कितना बचेगा 10%। ठीक है, 1 मिनट में इसको अब एक चीज देखना है यहां पर, ये पहले 5 सेंटीमीटर था, ये 10 सेंटीमीटर, कितनी वृद्धि हो रही थी यहां पर 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही थी, और यहां पर भी 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। लेकिन यहां पर सापेक्षिक जो वृद्धि दर है वो 100% आ रहा है, और यहां पर कितना आ रहा है 10% आ रहा है। तो सापेक्षिक वृद्धि दर पहले कितना था उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलो तो यहां पर अपना आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कर देना। इसके बाद में अपन इसका जो आगे वाला जो पार्ट है वो कल पढ़ेंगे ना। समझ में आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।